लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था और उसमें तीन इम्पोर्टेंट सोर्स के बारे में पढ़ा गया था। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 60% के लगभग पार्ट लिया गया है। दूसरा, आपका ब्रिटेन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात किया जाए तो वो ब्रिटेन का ही माना जाता है। तीसरा जो है यूएस से क्या लिया गया है वो बताया गया था। इस वीडियो में हम लोग और भी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट थिंग्स ली गई है वो देखा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजंस और हैं जो और दूसरी कंट्रीज से लिया गया है। इसमें देखिए, आयरलैंड इम्पॉर्टेंट है। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के 1937 के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो एक चीज़ होती है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया है। ठीक है, और इसमें दिया क्या है? इसमें ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए किस तरह से काम करेगी, कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे जिसको फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो किन के लिए बनाएगी और किस आधार पर बनाएगी, तो ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट की तरह तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए कोई लॉ, कोई एक्ट बनाएगी या कोई रूल बनाएगी, वो ये देखेगी कि डीपीएसपी को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो फंडामेंटल है ये, लेकिन गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे हाउस हैं। राज्यसभा अपर हाउस बोला जाता है। अपर हाउस में जो है जितने मेंबर्स होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि लोअर हाउस में जो है जो मेंबर्स आते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक चुन के भेजती है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है स्टेट के लेजिस्लेचर और ये लोकसभा के मेंबर्स, ये लोग जो है चुन के भेजते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं। लोकसभा के मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स को पब्लिक डायरेक्ट चुनती है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई पॉपुलर मैंडेट आया हो, लोग किसी जो है भावनाओं में बह के यहाँ पे जो है वोटिंग कर दें और लोकसभा के जो मेंबर्स आ जाएं और फिर उल्टा पुल्टा कोई लॉ बनाने लगें, या उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं है किसी फील्ड के, नॉर्मल लोग आ जाएं यहाँ पे, तो फिर जब लॉ बनेगा तो उसके अंदर स्पेशलिस्ट व्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी टॉपिक पे जब लॉ बनेगा और यहाँ लोकसभा में जनरल लोग बैठे हुए हैं, तो उनको गाइड करने के लिए राज्यसभा जो है बनाई गई है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं हर पार्टी के या हर फील्ड के। ठीक है, जो अपने व्यू देते हैं। लोकसभा जब कोई बिल लाती है या लोकसभा जब कोई कानून पास कराना चाहती है तो राज्यसभा उसको जो व्यू करती है, और व्यू करके अगर उसने पास किया तब माना जाता है कि ठीक पास हो रहा है। उसके बाद भी कभी कभी जो है वो कमेटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उस कमेटी को दे दिया जाता है वो एक्ट, वो बिल, कि आप उसको जो है चेक करिए। ठीक है, तो 12 नॉमिनेटेड। अब देखिए यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है, तो ये आयरलैंड से एक चीज़ और ली गई है। ये दूसरी चीज़ होगी। पहली चीज़ तो डीपीएसपी हो गया, दूसरी चीज़ है कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है राज्यसभा में होते हैं। लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स पहले थे, अब नहीं है। ठीक है, उसमें एंग्लो इंडियंस के लिए था, लेकिन राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। आर्टिकल 80 का तीसरा पार्ट देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कि राज्यसभा जो अपर हाउस है उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे। क्यों नॉमिनेटेड होंगे? इसीलिए कि हो सकता है कि कोई ऐसा फील्ड हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका कोई स्कॉलर जो है राज्यसभा में ना पहुंचा हो। ठीक है, तो फिर उस फील्ड के जो है उस फील्ड से जो कई स्कॉलर जो होंगे उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट करता है कौन, या नॉमिनेट करता है कौन? राष्ट्रपति। तो ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात जो है वो राज्यसभा में
आर्टिकल 80(3) में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति करेगा और वो अलग अलग फील्ड से होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन जब होता है तो उसमें कौन कौन लोग पार्ट लेंगे, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल। ये भी आयरलैंड से लिया गया है, आर्टिकल 54 में जो है लिखा हुआ है कौन लोग इसमें पार्ट लेंगे। फिर देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का मैनर क्या होगा। आपको पता है प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो इनडायरेक्ट होता है ना, और वो जो है आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि किस तरह से होगा, कैसे इलेक्शन में कोई प्रेसिडेंट चूज़ किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, उसके अंदर क्या सिस्टम अप्लाई होगा, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो एक ये DPSP लिया गया है, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब वहीं से लिया गया है। इसके बाद देखिए फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1946, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से क्या लिया गया है। तो हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है, हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होता है, तो ये रिपब्लिक सिस्टम हमारा जो है फ्रांस से ही अडॉप्ट किया गया है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टीज़, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये भी फ्रांस के ही हैं। फ्रांस की जब रिवोल्यूशन हुई थी, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर गए थे पूरे वर्ल्ड में, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इंडिया ने इन तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को वहीं से लिया है, फ्रांस से, और हमारे जो है प्रियम्बल में ये नज़र आएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर इसके बाद देखिए जर्मनीज वीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के जो है एक वीमर कॉन्स्टिट्यूशन 1933 का है, वहाँ से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया गया है। वो भी कौन सी इमरजेंसी, एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी और एक है आपका प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, राष्ट्रपति शासन। तो ये 352 में लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन 356 में लिखा हुआ है। तो 352, 53, 54 पढ़िएगा, 55, 356, 357, 358, ये सारे जो है इमरजेंसी के प्रोविजंस जो डाले गए हैं वो आपके जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन 1933 से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो देखिए फेडरल सिस्टम, आपके यहाँ जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम समझते हैं कि एक सेंटर है और उसके बाद स्टेट्स हैं, स्टेट्स की अपनी जो है इंडिपेंडेंसी है और सेंटर भी अपना वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, ये जो है कनाडा से लिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर पावरफुल बहुत होता है, स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं जैसा कि यूएस में हो सकता है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया ने भी इसी को अडॉप्ट किया, कहा कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सेंटर से जुड़ेंगे, अपनी स्वायत्तता रखेंगे, लेकिन सेंटर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो है इंडिया जो है पूरा जो कंट्री है, जो स्टेट है, वो जो है प्रॉब्लम में आ जाए। कहने का मतलब है कोई भी स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि इंडिया की आइडेंटिटी पे जो है कोई आँच आए, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली, ये कनाडा से ली गई है। पावरफुल सेंटर इसमें जो है हमारे यहाँ, हमारा सेंटर पावरफुल है, वो भी जो है यहीं से लिया गया है, ठीक है। गवर्नर कैन होल्ड फॉर प्रेसिडेंट व्यू, देखिए बहुत सारी बिल ऐसी होती है जो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख देता है, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए रख देता है, विचार के लिए, कि प्रेसिडेंट इस बिल पे विचार करेंगे। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई, या विधानसभा जो कोई बिल पास, राज्य की विधायिका जब कोई बिल पास करती है तो गवर्नर उसको जो है कंसीडर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है। ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी भी राज्य द्वारा पास बिल पर अपनी सहमति न देके उसे राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है या भेज सकता है। तो ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, आप इसको देखिए वहाँ पे। तो ये कनाडा से लिया गया है। फिर देखिए रेसिडुअल पावर एक होती है। रेसिडुअल पावर का मतलब है, देखिए 3 लिस्ट हमारे यहाँ है, स्टेट लिस्ट, पहले सेंट्रल लिस्ट है या यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको, यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है, 3 लिस्ट है। तो कभी कभी कुछ, अब यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे जो है स्टेट की जो है लेजिस्लेचर वो कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लोग बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं कभी कभी जो तीनों में नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए यूनियन को पावर दिया गया है।
पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो यही रेसिडुअल पावर है। रेसिडुअल पावर ऑफ पार्लियामेंट या सेंटर गवर्नमेंट, ये किसमें कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये स्पेशल पावर है उनकी। फिर गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है हर स्टेट के अंदर, वो भी कनाडा का ही मॉडल है। फिर उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उससे जो है कंसल्ट कर सकता है प्रेसिडेंट। ये जो लिखा हुआ है 143 में, ठीक है, उससे जो है कंसल्ट कर सकता है जब भी कोई ऐसा मैटर आता है जिस पे जो है न्यायिक सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत राय मांगता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये सारी चीज़ें हैं। वन, फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। पावरफुल सेंटर जो होता है किसी फेडरल सिस्टम में, वो भी कनाडा का मॉडल है। फिर उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट की विचार के लिए कोई बिल गवर्नर भेज सकता है, ये आर्टिकल 200 में लिखा है, ये भी कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअल पावर कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो किसी लिस्ट में नहीं है, तो फिर उस पर कौन बनाएगा उस पर कानून? तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। रेसिडुअल पावर उसके पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है, ये भी जो है कनाडा से लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी कानूनी मुद्दे पर राय ले सकता है। इसके बाद देखिए, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? तो आर्टिकल 21 के अंदर एक पार्ट है जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये आप आर्टिकल 21 पढ़िए तो आखिरी के लाइन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आखिरी पार्ट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब है कि आर्बिट्रेरी कुछ नहीं होगा। ठीक, जो भी होगा वो लॉ ने जो प्रोसीजर सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी कुछ भी नहीं होगा। तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ये हिंदी है इसकी। इसके बाद देखिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है। क्या लिया गया है? जो अमेंडमेंट होता है 368 के तहत संविधान में, उसका जो प्रोसीजर है, तरीका है, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट वे में, वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स जो थे उन्होंने सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है खंगाल लिया था, और फिर उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मिली उनको, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी थी, इंडिया पे सेट सूट होती इंडिया को, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद देखिए, रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये रशिया से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, 1942 का जो है 42वां अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके थ्रू ये लगाया गया है। मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में इसमें ऐड किया गया है 1942, 1978, 76, 1976 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, फिर आइडिया ऑफ जस्टिस गिवन इन प्रियम्बल, तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस की बात जो कही गई है प्रियम्बल के अंदर, वो भी जो है रशिया से लिया गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें रशिया से ली गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बाद में जोड़ा गया, 1970 इंदिरा गांधी ने जोड़वाया। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको जोड़ा जाए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। ठीक है, अभी जो है प्रियम्बल के अंदर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये भी रशिया से लिया गया है। इसके बाद देखिए, ये इतनी चीज़ें हो गई। तो हमारे यहाँ संविधान जो है जब बना तो बहुत सारी जगहों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया। डिफरेंट प्रोविजंस जो है जो अच्छे थे, जिनको इंडिया में लागू करने से फ़ायदा होता है इंडिया का, वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप उसमें फिर से देख लीजिए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 60% वहीं से है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपका यूएस है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ लिया गया है। फिर उसके बाद आपका जो है आयरलैंड है। फिर उसके बाद जापान, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रशिया, इन सब जगह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन इस पर बहुत पूछता है, मैच यूज करने के लिए दे देता है ना, सीधे क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो आप इसको जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो यहीं रोक रहे हैं, इस पर कंप्लीट हो गया। ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया।